आया। नेक्स्ट चलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट इन केस ऑफ, यानी ये सीधा सा क्या पूछ रहा है, एक्सेप्शंस पूछ रहा है यहाँ पर, एक्सेप्शंस। ठीक है, तो बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं, उनमें से दो जो हैं वो बहुत मेन एक्सेप्शंस हैं, वो मैं आपको यहाँ पर लिख दे रही हूँ। एक तो है गिवन गुड्स, ठीक है, और नंबर 2 है वेलबर्न गुड्स। बाकी फिर उनमें आ जाता है कि कोई ट्रेड एंड प्रेफरेंसेस और ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, अदर फैक्टर्स जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं यहाँ पर। लेकिन ये दो जो है मेन, जिनको नाम से पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। और ये हमें जो आंसर में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें सिर्फ गिवन गुड्स है यहाँ पे, इन्फीरियर गुड्स, ये नॉर्मल गुड्स, सुपीरियर गुड्स, इनके ऊपर, इन तीनों के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। लेकिन जिसके ऊपर काम नहीं करता गिवन गुड्स, उसके ऊपर नहीं करता, गिवन गुड्स के ऊपर। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड सबसे पहले समझ लीजिए कि होता क्या है। लॉ ऑफ डिमांड जो है बेसिकली क्या है, क्वालिटी एंड प्राइस दोनों के बीच में अपोजिट रिलेशन बताया गया है, ठीक है। यानी कि जैसे ही किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो है राइज होगा तो उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये जो इनके बीच में जो इन्वर्स रिलेशनशिप है, इसको हम, ये इन्वर्स रिलेशनशिप को ही हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात करें कि जहाँ पर ये इन्वर्स रिलेशनशिप काम नहीं करती, इसका मतलब जब ये चीज़ काम नहीं करेगी तो क्या होगा, सिंपल होगा ना कि कोई चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक घट रही है तो दूसरी भी घटेगी, ये एक्सेप्शन वाला केस हो जाएगा। तब हमें ये केस देखना है कि कैसे काम करता है। एक बार इसको क्लियर करके बताती हूँ मैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए गिवन गुड्स क्या होते हैं, गिवन गुड्स में ना जनरली इन्फीरियर टाइप के गुड्स आते हैं, इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स। लेकिन वो ऐसे गुड्स हैं जैसे कि आपके स्टेपल राइस हो गए, मतलब जो बिल्कुल लोअर लेवल इनकम वाले लोग होते हैं ना, लोअर क्लास पीपल जिनकी इनकम बहुत कम है, ठीक है। अब उनको क्या है, जैसे चावल, आटा, जो उनकी बेसिक सी चीज़ें हैं, मैं ये कह लेती हूँ कि बेसिक सी चीज़ें हैं जो, ठीक है। तो उनको क्या लगता है कि जैसे ही उन चीज़ों का प्राइस बढ़ा तो उनको लगता है कि फ्यूचर में पता नहीं कितना बढ़ जाएगा, और ज़्यादा ना बढ़ जाए, आगे हम कहाँ से लेकर आएंगे। तो एक इनसिक्योरिटी आ जाती है, जिस इनसिक्योरिटी के चलते ही वो डिमांड के अंदर गिरावट करने के बजाय उल्टा उन प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा खरीद लेते हैं, स्टॉक करके रख लेते हैं बेसिकली। जैसे हम जनरली भी देखते हैं अपने घरों में, जैसे हमें लग रहा है कि आलू ना आगे जाके महंगा होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा एक बोरा या जितनी भी है, हम जैसे हमारे घर में 2 किलो 5 किलो लगता है तो हम ज़्यादा क्वान्टिटी में लेके आके रख लेंगे, ठीक है। अगर प्राइस कम होगा तो हम कहेंगे आगे तो आराम से मिल जाएगा, तो इतना इकट्ठा घर में लाके स्टॉक क्यों करना है, फिर आराम से लेते रहेंगे, तो डिमांड भी क्या होगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो इन्वर्स रिलेशनशिप नहीं है, तो ये क्या है, लॉ ऑफ डिमांड को क्या कर रहा है, मान नहीं रहा है यहाँ पर। तो गिवन गुड्स हैं, इस तरीके से जो है काम करता है यहाँ पर, ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड की, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड जो है काम नहीं करता है, ठीक है। और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर किसका लिया था, अभी राइस का लिया था, ठीक है। समझ में आया, आई होप तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं इस तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज, अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब MOS। अब मैं इसको आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल सेल्स, सेल्स, या फिर हम इसको बजटेड सेल भी कह सकते हैं, बजटेड सेल्स माइनस BEP सेल्स, यानी ब्रेक इवन सेल्स, ये क्या कहलाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, MOS। अब ये देख लीजिए आप इन चारों ऑप्शन में कहाँ पर है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन में आई थिंक तो ये दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, द एक्सेस ऑफ, यानी कि ये यही ज़्यादा होगा ना, बजटेड और एक्चुअल सेल्स, ये देखो ये आ गया ऊपर, ओवर द किसके ऊपर, BEP सेल्स, यानी ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम, तो ये क्या कहलाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। ब्रेक इवन सेल्स क्या होता है, जिसके अंदर ना तो आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है, और एक्चुअल सेल जो हुई है, अगर वो एक्चुअल सेल हमारी BEP यानी ब्रेक इवन सेल से ज़्यादा है, इसका मतलब तो हम प्रॉफिट की सिचुएशन में है ना, और प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो शॉर्ट टर्म्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए जब हम फंड्स को रेज करते हैं, शॉर्ट टर्म,
ठीक है। अब इनमें से देखिए ट्रेजरी बिल ये भी शॉर्ट टर्म के लिए, कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म के लिए, कॉल मनी जो भी है ये भी शॉर्ट टर्म के लिए, तीनों। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर है ये क्या है, कैपिटल है, ठीक है। कैपिटल यहाँ से इसमें प्रेफरेंस शेयर आ गया, इक्विटी आ गया, ठीक है। ये सब है, ये कौन सा हो गया, ये लॉन्ग टर्म वाला हो गया। तो सीधा सा क्या है, ये अलग है यहाँ पर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे मैं इसके साथ में आपको अलग से बता दूँ, जो मनी मार्केट है उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें क्या आएगा, ट्रेजरी बिल जो यहाँ पर सामने लिखा हुआ है, कमर्शियल पेपर आ गया, ठीक है, कॉल मनी आ गया, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे जो शॉर्ट टर्म के लिए होंगे, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आएंगी, ये भी शॉर्ट टर्म वाले एक होती है अलग से। लेकिन जो दूसरा है, एक कैपिटल मार्केट का भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट किसके लिए होती है, लॉन्ग टर्म के लिए, जहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म के फंड्स रेज करने हैं। और वो किससे होंगे, सबसे पहला ऑप्शन तो कैपिटल का ही आ जाएगा, यानी कि इक्विटी, प्रेफरेंस, ये इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गई, डिबेंचर, ठीक है, उसके साथ स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स जो कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होते हैं, लॉन्ग टर्म वाले बोल रही हूँ यहाँ पर मैं, लॉन्ग टर्म। तो ये सारे ये अलग अलग है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है। मनी मार्केट में हम ये शॉर्ट टर्म, ट्रेजरी बिल, ये कमर्शियल पेपर, ये सब देखेंगे। और कैपिटल मार्केट में जो बाकी के सारे हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर है जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच एवरेज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। अब इनमें से ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हम कौन सा जो एवरेज है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो हम मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं, मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वार्टाइल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मीन को हम ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट, ठीक है, ग्राफिकल मेथड इस तरीके से ग्राफ में इसको हम करके नहीं कर सकते हैं। तो दिस विल बी आवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फर्म इज मेंटेनिंग अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एट 5% इज डेटर एंड अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। वैसे इसका भी मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हो अच्छे से, लेकिन मैं फिर भी जल्दी जल्दी से इसमें बता देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर डेटर्स जो हैं, क्योंकि ये इतना लंबा नहीं है, डेटर है हमारे 20,000, ठीक है, उसके ऊपर हमने बनाना है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो किसके ऊपर बनेगा वो, 20,000 के ऊपर बनेगा। 20,000 का 5% निकालिए, कितना होगा, 20,000 का 5% जब आप निकालोगे तो कितना आ गया, 1,000 आ गया, ठीक है। अब डेटर में से हम जो हमने न्यू प्रोविज़न बनाया है, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, अगर इसको लेस कर दें ये 20 में से 1,000 को, तो कितना बचा हमारे पास, 19,000, 19,000, ठीक है। और अब इसके ऊपर, अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, वो हमेशा किसके ऊपर बनाया जाता है, ये याद रखना। जब डेटर्स में से हम न्यू प्रोविजन को लेस कर देंगे तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा ये उसके ऊपर बनाया जाता है। अब यहाँ पर ये निकाल देंगे हम, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं। तो कैसे निकालेंगे इसको, 19,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5 डिवाइड बाई 100। अब इसका पॉइंट हटा लेंगे तो नीचे 1 0 और बढ़ जाएगी। अब ये 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। 19 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 475। तो ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं टीम डेवलपमेंट होता कैसा। सबसे पहले तो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले कोई भी टीम बनेगी, यानी कि फॉर्म होगी, नंबर 1 फॉर्म होगी, वो बनेगी, ठीक है। फिर नंबर 2, अब कोई भी जब नया नया कोई भी ग्रुप बनता है, कोई दोस्ती यारी बनती है, कुछ भी बनता है, तो उसमें क्या होता है, क्योंकि हम एक दूसरे की हैबिट से लगा लो या एक दूसरे की चीज़ों को जानते नहीं, एक दूसरे के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, ठीक है ना, कि क्या नॉर्म्स हैं, वो उन्होंने जो मिलकर ग्रुप बनाया है उसकी उन चीज़ों का पता नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। तो दूसरा स्टॉर्म की स्टेज इसको माना जाता है, इसलिए हम इसका नाम रख सकते हैं स्टॉर्मिंग, ठीक है। फर्स्ट वन फॉर्मिंग, सेकंड स्टॉर्मिंग, थर्ड हो जाएगा, अब देखो ग्रुप बन चुका है, अब उनके बीच कन्फ्लिक्ट्स भी हो गए, लेकिन फिर क्या होता है, लेटर ऑन वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, आपस में लोग एक दूसरे को समझने लग जाते हैं और धीरे धीरे वो ग्रुप किस तरीके से फॉर्म हुआ है, किस लिए फॉर्म हुआ है, ठीक है, उस पर्पज़ के लिए उसके जो नॉर्म्स हैं उनको मतलब उनको फॉलो करने लग जाते हैं लोग। तो इसको हम कह सकते हैं नॉर्मिंग, ठीक है। एंड नंबर 4 क्या होगा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, ये कहाँ जा रहा है, ये सीक्वेंस
ठीक है। सबसे पहले फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, अब पहले में नहीं है तो ये पहले ये रॉन्ग हो गया, इसमें भी नहीं है, यहाँ पर ये हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम देखते चलेंगे, फॉर्मिंग हो गया, ठीक है, स्टॉर्मिंग हो गया, नॉर्मिंग हो जाएगा, नॉर्म्स को मानने लग गए। फिर क्या आ गया, लास्ट जो उनका अल्टीमेटम गोल है, जिस भी चीज़ के लिए उस टीम को डेवलप किया गया, टीम को बनाया गया, ग्रुप को बनाया गया, उसकी परफॉर्मेंस, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को फुलफिल करना। और लास्ट पॉइंट है एडजर्निंग। एडजर्निंग क्या होता है बच्चे, जब अब वो ग्रुप का जो काम था, मेन पर्पस था, वो कंप्लीट हो चुका है। मान लो किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई टीम बनाई गई थी, अब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो ये एडजर्निंग में क्या होगा, दी एंड, ठीक है, उस ग्रुप का या उस टीम का क्या हो जाएगा, उसको ख़त्म करके उसके बाद क्या होगा, वो अपनी नेक्स्ट अपने जो भी उनके रोल्स होंगे उनकी तरफ मूव कर जाएंगे, नेक्स्ट अपने कामों में लग जाएंगे, नए प्रोजेक्ट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो एडजर्निंग मतलब खत्म होना, यानी कि आप स्टेप्स बिल्कुल क्लियर हैं। फॉर्म होगा, फिर लड़ाई झगड़े यानी स्टॉर्मिंग होगी, फिर वो फॉलो करने लग जाएंगे नॉर्म्स को, नॉर्मिंग होगी, फिर परफॉर्म करेंगे, जो उनका मेन ऑब्जेक्ट है उसको फुलफिल करेंगे, एडजर्निंग, और लास्ट में दी एंड, ठीक है। तो ये सारी स्टेजेस जो हैं होती हैं टीम डेवलपमेंट की। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक, डैश इज द रेट ऑफ रिटर्न विच एक्चुअली इक्वेट्स। अब इस चीज़ को ध्यान में देखना, इक्वेट यानी कि बराबर करती है किसको, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लो। अब कोई भी दो चीज़, ठीक है, ये एक इधर एक चीज़ है, एक इधर, बराबर है। बराबर कब होती हैं कि अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं तो उसका बैलेंस क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो दो चीज़ें यहाँ पर हमें दी हुई है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, अगर मैं इनका डिफरेंस लिखूं, क्योंकि माइनस करना पड़ेगा और वो जीरो आना चाहिए, तभी तो उनको हम बराबर मानेंगे। तो लिख के देखते हैं यहाँ पर कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ऐसे ही प्रेजेंट वैल्यू को हम पीवी वैल्यू लिख सकते हैं, पीवी वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। और ये क्या होना चाहिए, दोनों इनका, इसमें से जब हम इसको माइनस करें तो आंसर क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए, तभी हम इसको क्या मानेंगे, इक्वल मानेंगे। और अब अगर आपने ये कैपिटल बजटिंग वाला चैप्टर वो ध्यान से पढ़ा है तो आप लोग समझ पाएंगे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है एनपीवी का, ठीक है। और जब हम इसमें से माइनस इसको कर दे रहे हैं और आंसर हमारा जीरो आ रहा है, इसका मतलब हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, एनपीवी इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी जहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो दोनों एक दूसरे के बराबर हो, इसका मतलब एनपीवी जीरो हो, तो वहाँ पर कौन सी रेट ऑफ रिटर्न काम करती है, वहाँ पर आता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। हम यहाँ पर लिख सकते हैं IRR, ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर क्या है, ये दोनों फीचर्स इसकी है। पहली एनपीवी जीरो होगा, और क्योंकि एनपीवी जीरो है उसकी वजह से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगी, यानी कि इक्वेट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हार्थोन स्टडीज़ आर रिलेटेड टू। हार्थोन स्टडीज़ किससे रिलेटेड है, अब देखिए यहाँ पर आपने याद रखना है, सबसे पहले तो जो भी नाम है मेन, एल्टन मायो, ठीक है। ये हार्थोन स्टडीज़ जो है किसने की थी, एल्टन मायो ने की थी, ठीक है। उन्होंने वो ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे कि क्या किस चीज़ को, जब जो हमारे वर्कर्स हैं जो काम करते हैं उनके ऊपर किस चीज़ का इम्पैक्ट जो है सबसे ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, जिस चीज़ को हम चेंज करके उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है या ज़्यादा से ज़्यादा काम जो करवा सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की, उन्होंने वर्किंग कंडीशंस को चेंज किया, ठीक है, उन्होंने ज़्यादा इंसेंटिव्स देने की कोशिश की, ठीक है, और लास्ट में उन्होंने इनफॉर्मल रिलेशनशिप को देखा, ठीक है। तो पाया कि ना तो वर्किंग कंडीशन से इतना इम्पैक्ट हुआ, ना ही बाकी की चीज़ों से, जो लेकिन जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप वहाँ पर बिल्ड हुई, इनफॉर्मल रिलेशनशिप जो इस चीज़ का, जो हार्थोन स्टडीज़ का जो रिजल्ट था, मैं यहाँ पर रिजल्ट की बात कर रही हूँ कि क्या इसके आउटकम्स रहे थे, ठीक है, वो ये रहे थे कि इनफॉर्मल रिलेशनशिप ये सबसे ज़रूरी है, ठीक है। तो जहाँ पर इनफॉर्मल रिलेशनशिप अच्छी होगी, जहाँ पर लोगों को इनफॉर्मल जो भी उनके रिलेशन बनते हैं वो सही होंगे, उनको अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, तो वहाँ के जो लोग हैं वो आपको अच्छी तरीके से काम करके देंगे, ठीक है। और ये कहाँ का, अब यहाँ पर ये ईस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, साउथर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, ये बहुत सारा आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए सारे ऑप्शन दे देते हैं, तो आपने ये याद रखना। आप जस्ट इसको मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, हार्थोन ये कहाँ का है, ये एक फॉरेन वर्ड है ना, एक फॉरेनर उस चीज़ को हो सकते हैं, मान सकते हैं हम इसको कि फॉरेन वर्ड है, तो फॉरेनर कंट्री से रिलेटेड मान लीजिए आप, ठीक है। और हमारे यहाँ पर क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, फॉरेनर कल्चर को क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर यानी
यानी जो वेस्टर्न मतलब बाहर से आए हो, तो वेस्टर्न वर्ड आपने यूज़ कर लेना। हाथरन यानी कि फॉरेन, और फॉरेन को मान लेंगे वेस्टर्न, ठीक है, बस इतना मान लेना। तो एल्टन मायो और वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपने याद रखना है, क्योंकि ईस्टर्न, साउथर्न, नॉर्थर्न, वेस्टर्न, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो ईस्टर्न और वेस्टर्न के बीच में होता है, तो बस वेस्टर्न आपने याद रखना है ऐसे करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 139, इन विच सैम्पलिंग मेथड एवरी मेंबर और आइटम ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। किस में होता है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में, जजमेंट में, कोटा सैम्पलिंग में, कन्वीनियंस सैम्पलिंग में, ठीक है। अब देखो सबसे पहला ही ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है? मान लो एक क्लास में 30 बच्चा बैठा है, आपने किसी एक बच्चे से सवाल पूछना है, सवाल पूछने के लिए उसको उठाना है, तो अब किसी भी रैंडम बच्चे को उठा लो। तो अब क्या हो रहा है कि वो जो 30 स्टूडेंट वहाँ पर हैं, उनमें से हर एक स्टूडेंट के पास क्या है? इक्वल चांस है टू बी सेलेक्टेड, ठीक है। तो इसी को क्या कहेंगे? और इन्होंने भी तो हमें क्या पूछे कि जिसमें इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन रहते हैं हर एक के पास, तो वो किस में रहते हैं? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में रहते हैं। तो यही हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जजमेंट सैम्पलिंग नहीं, क्योंकि जजमेंट सैम्पलिंग में इक्वल चांस नहीं रहता, क्योंकि ये क्या है? बायसनेस यहाँ पर हो सकती है। तो जो भी हमारा इन्वेस्टिगेटर होगा या जो भी वहाँ पर सैंपल ले रहा होगा, तो डिपेंड करता है कि उसकी जजमेंट क्या है, ठीक है। वो बायस होकर भी डिसीजन ले सकता है। कोटा का क्या होगा कि वो इक्वल चांस नहीं, वो ये डिसाइड कर लेंगे कि मान लो एक क्लास में 20 गर्ल्स हैं, 30 बॉयज़ हैं, और उनको 5 बच्चे चाहिए, 5 सैंपल सेलेक्ट करने हैं, तो 5 बच्चे चाहिए, उनके बारे में जानना, तो वो एक रेशो डिसाइड कर लेंगे कि 2 गर्ल्स में से 2 आ जाएंगी, बॉयज़ में से 3, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल चांस नहीं, इक्वल सिलेक्शन नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है? या कोई एज के या जेंडर के हिसाब से, एज के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, किसी भी, यानी यहाँ पर क्या कैटेगरी के हिसाब से देखा जा रहा है, ठीक है। कोटा डिसाइड कर लिया जाता है कि जैसे 2-3 का कोटा डिसाइड कर दिया कि इस तरीके से हमें सैंपल उठाना है, तो इस तरीके से होगा। कन्वीनियंस, जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करेगा, तो ये तो सिंपल है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है यहाँ पर नहीं होंगे। कौन सा आंसर हो जाएगा? हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं हम, इसको क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नंबर ऑफ मेंबर्स आर। इसके ऊपर ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, कंपनी एक बंदे से कभी शुरू नहीं हो सकती, 2 से हो सकती है, तो ये यहाँ पर ठीक है। लेकिन कभी भी प्राइवेट कंपनी में अनलिमिटेड मेंबर नहीं होते, क्योंकि ये क्या है, हमने जब भी प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ा तो ये पब्लिक को ऑफर ही नहीं करती, तो अनलिमिटेड कैसे होंगे? अब जब पब्लिक ऑफर नहीं, सिर्फ क्या होता है, फैमिली फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ ही लोगों को इनवाइट किया जाता है ना सब्सक्रिप्शन के लिए, तो 5000 भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में इसकी लिमिट दी गई है, दैट इज़ मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200, ठीक है। ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट है, बिहेवियरली एंटोर्ड रेटिंग स्केल्स, यानी कि बार्स आर ऑल्सो नोन एज। बार्स किसे कहते हैं? अब मैं आपको बता दूँ। अब रेटिंग स्केल, हम रेटिंग दे रहे हैं, रेटिंग कब किसको दी जाती है? जैसे मार्क्स में अगर हम बच्चे पेपर देते हैं, ठीक है, फिर उनका रिजल्ट आता है तो उनको रैंकिंग दी जाती है ना, फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया। इस तरीके से किसी भी टाइप की अगर कोई परफॉर्मेंस दी जा रही है तो उसको हम रेटिंग दे सकते हैं, ठीक है, उसको रैंकिंग दे सकते हैं। इस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है। तो जो बार्स है ये डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? परफॉर्मेंस से रिलेटेड। अब आप इसमें देखो परफॉर्मेंस कहाँ पर है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिहेवियरल परफॉर्मेंस स्केल्स, ठीक है। परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए, ठीक है, परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए इसको जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन आर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ। ये किसके है? नहीं, ये ट्रेनिंग का एलिमेंट बिल्कुल नहीं होता है। ट्रेनिंग में तो क्या है, कोई भी नई स्किल्स या जो भी नॉलेज है जो आप काम करने जा रहे हैं उसके लिए आपको चाहिए, उसके लिए आपको ट्रेन किया जाता है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नो, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जॉब रोटेशन ये भी नहीं है। ये जॉब रोटेशन तो क्या हो गया, इसके अंदर आ जाएगा ना, ट्रेनिंग मेथड्स के अंदर आ जाएगा कि आपको किस तरह से ट्रेन किया जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी आर राइट आंसर। जॉब एनालिसिस, कि जॉब को एनालाइज। अब जॉब एनालिसिस के भी 2 पार्ट होते हैं जो मैं आपको बता दूं, जो इन्होंने हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। क्या है? एक जॉब डिस्क्रिप्शन है, यहाँ मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, एंड दूसरा है जॉब स्पेसिफिकेशन। अब ये होता क्या है? अब इन्होंने यहाँ पर तो जॉब एनालिसिस का ये क्वेश्चन आ गया। कई बार सिंपली जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछ लेंगे, ये क्या होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, तो मैं बता दूँ आपको। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी कि जॉब को डिस्क्राइब करना। अब आपकी जॉब है क्या, वहाँ पर जब आप उस जॉब को करोगे तो आपकी क्या ड्यूटीज़, ठीक है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़,
रहेंगी, ठीक है। क्या आपका वहाँ पर रोल रहने वाला है, कौन सा रोल जो है आप प्ले करने वाले हैं, ठीक है। आप मैनेजर का रोल प्ले करेंगे, सुपरवाइजर का रोल प्ले करेंगे, वर्कर का रोल प्ले करेंगे, किस तरीके की आपका जो जॉब है वो रहने वाला है, ठीक है। दूसरा, अब ये हमने किसकी बात की है, जॉब डिस्क्रिप्शन की बात की है कि जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है ना। अब मैं बात कर लेती हूँ जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है बच्चे, जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि जॉब के लिए, उस जॉब को पाने के लिए आपके अंदर क्या स्पेशलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, अब इसमें क्या आ जाएगा, जैसे आपकी क्या क्वालिफिकेशन है ना, नीडेड क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है। कोई स्किल्स है ये आपके अंदर, जैसे कि आप अगर क्लरिकल पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो आपको टाइप राइटिंग का होना चाहिए, आपकी कितनी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए। इस तरीके से कोई भी जिस भी टाइप की वो जॉब होगी उस टाइप की आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, आपकी स्किल्स देखी जाएगी, वो सारा जो क्राइटेरिया है कि जो आपके पास होना चाहिए, कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट, कुछ भी, तो ये सारा आता है जॉब स्पेसिफिकेशन में कि क्या आपके पास होना ज़रूरी है। और जॉब डिस्क्रिप्शन बताता है कि जॉब किस टाइप की है, क्या वहाँ पर आपकी राइट्स, क्या वहाँ पे आपकी ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या आपका रोल रहेगा वहाँ पर, ठीक है। आया यहाँ तक समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। In the year 2005, which expert committee recommended the formation of one person company OPC? ये फर्स्ट चैप्टर, जो कंपनी का फर्स्ट चैप्टर है उसी में दिया हुआ है यहाँ OPC के बारे में। तो वो कौन सी कमेटी थी जिन्होंने OPC को रिकमेंड किया, तो वो थी JJ ईरानी एक्सपर्ट कमेटी। वो आपको याद रख लेना, बस आपको ये याद रखना है, OPC मतलब JJ ईरानी, ठीक है। ये याद रखना है आपने, OPC मतलब JJ ईरानी, वन पर्सन कंपनी यानी JJ ईरानी, ठीक है। उधर 1 है इधर 2 हो गया, जे दो बार आ रहा है ना यहाँ पे, बस ऐसा 1-2 वाला याद रख लेना, ठीक है। वैसे तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ बट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम EAPR। अब एम्प्लॉय असिस्टेंस का मतलब क्या होता है, हेल्प, है ना, हेल्प के लिए, ठीक है। अब एक बात ध्यान में देखना यहाँ पर, अब एम्प्लॉय को हेल्प करने के लिए कोई प्रोग्राम चला रहे हैं, अब उस प्रोग्राम को कोई, अभी हम ये जो चारों ऑप्शन देख पा रहे हैं, बाकी चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं सिमिलर आपको लगेगी, लेकिन चारों में इन्होंने एक चीज़ अलग दे दी है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को बताया, यहाँ पे NGO की बात कर दी है, यहाँ पर गवर्नमेंट की बात कर दी है, यहाँ पर किसी सब्सिडरी कंपनी की बात कर दी है, ठीक है। तो एम्प्लॉय है वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी में काम कर रहा होगा, ठीक है। तो जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी, किसी फर्म में काम कर रहा है, तो वो वहाँ पर उसकी हेल्प के लिए किसी NGO, किसी गवर्नमेंट, किसी सब्सिडरी कंपनी को आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाय चांस अगर उसके साथ ऐसा कुछ होता भी है, उसको किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो उसके राइट्स के लिए बहुत सारे, उसके बचाव के लिए बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं। जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा भी है, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट है ना, फैक्ट्रीज एक्ट है 1948, ठीक है। ये सारी यहाँ पर सारी चीज़ें आ जाती है। उसके बाद मिनिमम वेजेस एक्ट ठीक है ना, अगर उसकी वेजेस को लेकर कुछ है, ठीक है। ऐसे ही ये वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, अगर उसके साथ कुछ भी हादसा हो जाता है, कुछ भी, तो कंपनी उसको कंपनसेट करेगी। तो ये बहुत सारी चीज़ों के लिए अलग अलग एक्ट है, वहाँ पर सारे प्रोविजंस हैं। तो ये उनसे हटके चीज़ है कि एक नॉर्मल असिस्टेंस की यहाँ पर बात हो रही है, तो वो ना तो NGO देगा, ना गवर्नमेंट देगा, ना सब्सिडरी कंपनी देगी, वो वही ऑर्गेनाइजेशन देगी जिसमें वो काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1, प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प देयर एम्प्लॉयज टू ओवरकम। क्योंकि यार यहाँ पे देखो बात भी क्या हो रही है, पर्सनल एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो पर्सनल चीज़ों के लिए भाई कोई NGO, कोई गवर्नमेंट, कोई नहीं आने वाला है, ठीक है। ये सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन काम कर सकती है, और उनका भी एक पर्पज़ रहेगा, ताकि अगर वो उनकी पर्सनल और हेल्थ रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे और वो एम्प्लॉयज़ जो है इन चीज़ों से ओवरकम कर जाएंगे, तो वो अपना 100% पोटेंशियल यूज़ करके काम करेंगे, और उससे किसको फ़ायदा होगा, अल्टीमेटली उस ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा, ठीक है, उस कंपनी को फ़ायदा होगा। तो इसलिए ये जो है ये AP चलाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच एक्टिविटी इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऑफ द जेनरिक वैल्यू चेन, ठीक है। इनमें से कौन सी जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ नहीं है जेनरिक वैल्यू चेन की, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो जेनरिक वैल्यू चेन है उसकी 5 एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, ये आपने याद रख लेना है। अब वो 5 एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है वो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, नंबर 2 है हमारा ऑपरेशंस, यस, नंबर 3 है हमारा आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स,
लॉजिस्टिक्स। एंड नंबर 4 आ जाएगा हमारा यहाँ पर मार्केटिंग एंड सेल्स। एंड नंबर 5 आ जाएगा हमारा सर्विसेज। ठीक है, सो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज, ये 5 जो प्राइमरी एक्टिविटी रहती है। प्राइस का इसमें कोई भी रोल नहीं है, तो दैट विल बी आवर राइट आंसर, क्योंकि इन्होंने पूछा है नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो प्राइस इनके बीच में इंक्लूड नहीं होता है। तो ये 5 एक्टिविटीज़ है। कभी भी पूछा जाए जेनरिक वैल्यू चेन की प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में, तो मैंने 5 एक्टिविटीज़ यहाँ पर बता दी हैं, आप लोगों को ये याद कर लेनी है। नेक्स्ट है अपवर्ड मूवमेंट अलोंग विद सेम सप्लाई कर्व इंडिकेट्स। अब अपवर्ड मूवमेंट यानी कि ऊपर की ओर, और अपवर्ड मूवमेंट कब होता है? अगर मैं इसी को लगा लूँ तो पहले इतना, यानी कि ये क्वांटिटी थी, ये प्राइस था, अब प्राइस बढ़कर इतना हो गया तो क्वांटिटी भी बढ़कर क्या हो गई? और ज़्यादा हो गई। तो ये क्या है? अपवर्ड, ऊपर की तरफ हो रहा है। ठीक है, क्या मूवमेंट, ठीक है, सप्लाई कर का। अब मैं एक यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले इन चारों ऑप्शंस को देखते हैं। इनमें क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये कॉन्ट्रैक्शन, अब एक्सपेंशन है, सो इसको हम एक्सटेंशन भी बोलते हैं, कई बार ये एक्सटेंशन भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई और एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, ये दोनों जो होते हैं, ये किसकी वजह से होते हैं? ये चेंज इन प्राइस की वजह से। जब प्राइस में चेंज आने की वजह, प्राइस में जब चेंज आए, ये याद रखना है, जब प्राइस में चेंज इन प्राइस, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहाँ पे ये प्राइस दिया हुआ है, तो जब भी प्राइस में चेंज आएगा तो उसकी वजह से अगर कमी आती है तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई हो जाएगा, अगर वो बढ़ता है तो एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। अब ये क्योंकि ऊपर के ऊपर बढ़ रहा है और इसीलिए बोला इन्होंने अपवर्ड मूवमेंट। अब यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना है, अपवर्ड ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट। जब अपवर्ड मूवमेंट की बात हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? वो एक्सपेंशन हो रहा है, बढ़ रहा है, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। और अगर डाउनवर्ड मूवमेंट की बात होगी, डाउनवर्ड मूवमेंट की बात होगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन मान कमी होना किसी चीज़ पर, वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, और यहीं पर बात कर ले। अब देखने में ना ये सिमिलर लग रहा है कि बढ़ना घटना, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, ऐसे ही इंक्रीज डिक्रीज का मतलब भी तो यही होता है कि बढ़ना घटना, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कि ये एक्सपेंशन और इंक्रीज दोनों का मतलब ही बढ़ना है, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है जो हमें याद रखना है, जो ही सबसे मेजर डिफरेंस है वो है कि जब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की बात होगी तो वो चेंज किसकी तरफ वजह से होगा? प्राइस की वजह से होगा। लेकिन जब इंक्रीज एंड डिक्रीज की बात होगी तब वो प्राइस को छोड़कर, ठीक है, अदर फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स लिख सकते हैं हम, फैक्टर्स अदर देन प्राइस लिख सकते हैं। तो फैक्टर्स अदर देन प्राइस, ये लिख ले, अदर देन प्राइस। ठीक है, तो प्राइस यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता, यहाँ पर प्राइस नहीं आएगा। तो प्राइस को छोड़कर बाकी के जो भी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से या तो सप्लाई में गिरावट आ गई है या सप्लाई बढ़ रही है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, तो ये याद रहेगा। चलिए आगे कर लेते हैं। अब ये तो अब अपवर्ड मूवमेंट था तो समझ में आ गया ना, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई था। अब अगर डाउनवर्ड मूवमेंट होता तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 विच क्लॉज इज नॉट द पार्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कौन सा पार्ट जो है इनमें से नहीं है? आप देख लेते कौन सा नहीं है, मैं बता देती हूँ आपको कि कौन कौन से 6 जो क्लॉजेज हैं वो हमारे एमओ में दिए जाते हैं। कितने? जो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है इसके अंदर कितने को क्लॉजेज दिए जाते हैं? 6 क्लॉजेज हैं, मेन जो हमारे मेन क्लॉजेज हैं। जो कौन कौन से हैं यहाँ पर ही देख लेते हैं। एक तो नंबर 1 नेम क्लॉज, इसके अंदर नेम वगैरह मेंशन होगा जितने भी मेंबर्स हैं सबका। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्लॉज होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस। जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उसका जो भी नेम एड्रेस वॉट एवर कहाँ पर है क्या है वो चीज़, वो सारा यहाँ पर लिखा होना चाहिए। दूसरा क्लॉज हो गया। तीसरा जो क्लॉज है हमारा वो है ऑब्जेक्ट क्लॉज। थर्ड क्लॉज कौन सा होगा? ऑब्जेक्ट। जो ये कंपनी बनाई गई है या जो फर्म है जो भी है वो किस पर्पज़ से बनाई गई है, उसका पर्पज़ क्या है, तो कौन सा क्लॉज हो जाएगा? ऑब्जेक्ट क्लॉज हो जाएगा। नंबर 4 क्या होगा हमारा?
कौन सा क्लॉज होगा? नंबर 4 लायबिलिटी क्लॉज। तो ये 4th ऑप्शन यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये नंबर 4 हमारा लायबिलिटी क्लॉज हो जाएगा। नंबर 5 होगा हमारा कैपिटल क्लॉज। लायबिलिटी क्या क्या कैसे होगी वो सब उसमें आ गया, कैपिटल कितनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट की है, क्या है आगे उससे रिलेटेड रूल, वो सारा कुछ यहाँ पर आ गया। और नंबर 6 एक और क्लॉज इसके साथ में आ जाता है, वो क्या है हमारा सब्सक्रिप्शन क्लॉज। क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्या होता है, कुछ गाइडलाइंस होती है, कुछ रूल्स होते हैं कि क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन, क्या मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो इस क्लॉज में लिखी जाती हैं। ठीक है, अब ये याद रहेगा 6 क्लॉज है, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ठीक है, तो इस तरीके से हमें याद में रखना है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि कौन सा नहीं है भाई, कौन सा नहीं है? नोवेशन क्लॉज जो है इसका पार्ट नहीं है, सो दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन बड़ा ही सही और इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। चलिए करते हैं। इफ अ डिविडेंड ऑफ 40% is declared on a share of face value of ₹10 having market price ₹50, then the actual return to the investor will be। ठीक है, आप देखिए क्या होगा। अब इन्होंने डिविडेंड दिया हुआ है और मार्केट जो फेस वैल्यू दी हुई है एक शेयर की। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये पता लगा लेते हैं कि एक शेयर के ऊपर कितना डिविडेंड दिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला 40% देना है, तो अगर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है तो डिविडेंड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से निकालेंगे। तो डिविडेंड पर शेयर निकाल लीजिए पहले तो, DPS डिविडेंड पर शेयर निकाल लेंगे। तो 10 रुपये जो मार्केट वैल्यू शेयर का प्राइस क्या है 10 रुपये नॉमिनल प्राइस, और उसका कितने % डिविडेंड देना है, एक शेयर पे ही तो देते हैं, तो एक शेयर का 40% देना है, तो कितना हो जाएगा कट करके, कितना आ गया 4 रुपीज़। तो यानी कि एक शेयर के ऊपर कितना डिविडेंड दिया जा रहा है 4 रुपये। अब हमने क्या निकालना है, एक्चुअल रिटर्न टू द इन्वेस्टर। तो वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा, डिविडेंड पर शेयर यानी DPS डिवाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। मार्केट प्राइस क्या है, तो यहाँ पर हम इसको P0 से डिनोट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, ये लिख सकते हैं हम एक्चुअल रिटर्न। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, एक्चुअल रिटर्न टू द इन्वेस्टर। ठीक है, तो आप देखिए DPS कितना आया था 4, मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है 50 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 52 जा 100 4 2 जा कितना आ गया 8%। ठीक है, तो जो एक्चुअल रिटर्न मिलेगा किसी भी इन्वेस्टर को वो कितना होगा 8% होगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी गॉट इट्स स्टैट्यूटरी स्टेटस ऑन, कब? देखो 1992 में है, ये तो हमेशा में याद रहता है, ये तो हम मोटा मोटा सा वैसे ही याद कर लेते हैं कि सेबी कब बना था जी, ऐसे सेबी, बस ये याद रखना हमने, सेबी 1992 में, सेबी 1992 में, तो ये हमें याद रहता है। लेकिन क्या होता है कि UGC नेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एस्टेट में ये क्वेश्चन देखो इसी तरीके से पूछा कि डेट डिफरेंट दे देंगे ये। ठीक है, कई जगहों पे ईयर भी डिफरेंट, लेकिन यहाँ पर देखो ईयर सिमिलर दिया हुआ है, लेकिन फिर डेट आगे पीछे कर दिया और सिर्फ 1 डे का डिफरेंस रखा है कि 30 का था 29 का, पजल करने के लिए। तो हमने क्या याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा राइट आंसर है, ये कब बना था 30 जैन। ठीक है, 30 जनवरी 1992 यानी स्टार्टिंग का महीना था और उसमें 30 तारीख थी। ठीक है, 30 जनवरी 1992 को। ठीक है, एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे रह गया है, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस ऑफ GE9 सेल मैट्रिक्स आर, कि जो SM बनाते हैं तो उसमें जो ये एक्सिस होते हैं हमारे, वो हॉरिजॉन्टल ऐसे और वर्टिकल ऐसे, वहाँ पर किस चीज़ों को लिखते हैं हम, क्या चीज़ें वहाँ पर देखते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसको क्लियर करके, क्योंकि ये हमें पूरी ही मैट्रिक्स एक तरीके से देखनी पड़ेंगी, तो वो देखते हैं क्या है मैट्रिक्स। चलिए पहले मैं इसकी मैट्रिक्स बना लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, तो हम यहाँ बना लेते हैं बीच में ताकि वो क्लियर हो पाए। अब देखिए मेरे को इसके ऊपर ही करना पड़ रहा है, आप लोगों को ध्यान से देखना है। चलिए, स्ट्रॉन्ग, एवरेज, वीक, ये ध्यान में देना है। ये हम क्या बना रहे हैं, GE9 सेल मैट्रिक्स। क्या बना रहे हैं हम, GE9 सेल मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पर बन गए ना 9 सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अब ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ ये किसने डेवलप किया था, ये जो मैट्रिक्स है ये किसने बनाई थी, ये बनाई थी MC किन्जे ने, MC किन्जे।
ठीक है, एंड कंपनी जो उसकी कंपनी थी, और कब बनाई थी? 1970 में बनाई थी, ठीक है, बाय MC किंजे एंड कंपनी। 1970 में ये डेवलप किया गया था। क्या नाम था? GE 9 सेल मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स का हम जो पॉइंट्स हैं वो देख रहे हैं यहाँ पर, क्या क्या है? स्ट्रॉन्ग, एवरेज, वीक, और इधर भी लिख देती हूँ मैं हाई। ये तो हर मैट्रिक्स में कहीं ना कहीं इस तरीके से रहता है, हाई, मीडियम एंड लो, ठीक है, ये देख लिया। लेकिन इन्होंने हमें पूछा है एक्सिस के बारे में, कि वो एक्सिस हम क्या इनको डिनोट करेंगे, कि ये ऊपर वाला क्या है और ये जो नीचे वाला है ये वाला क्या है? ये कौन सा है? ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? सेम लेवल पे ऐसे, जब ऐसे चलती है लाइन, ठीक है। और ये ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, ये कौन सा है? वर्टिकल है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहला, अब देखो यहाँ पर देखते चलना है, पहले मैं इनका बता देती हूँ। यहाँ पर हम जो लिखेंगे एक्सिस पे वो होगा बिजनेस यूनिट्स स्ट्रेंथ, जो हमारी बिजनेस की यूनिट्स हैं कि ठीक है, तो उनकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। और यहाँ पर आएगा इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, ठीक है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। और यहाँ पर क्या आ रहा है? बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ, ठीक है। अब आपको ये देखने चाहिए कि जो आपकी बिजनेस की यूनिट्स है, चाहे वो 1 2 3 4 जितनी भी हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। अगर यूनिट्स भी स्ट्रॉन्ग है और जो इंडस्ट्री में उसकी जो अट्रैक्टिवनेस है, यानी कि अच्छा नेम है उस कंपनी का, अच्छा नाम चल रहा है, उसका ब्रांड जो भी है वो अच्छा काम कर रहा है, प्रोडक्ट अच्छा काम कर रहा है, तो उसकी स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग है और उसकी इंडस्ट्री में अट्रैक्टिवनेस भी हाई है, तो वो कंपनी क्या करेगी? वो कंपनी क्या करेगी? ग्रो करेगी। कंपनी क्या करेगी? ग्रो करेगी। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगर वो यूनिट जो उसकी स्ट्रेंथ है वो एवरेज है, ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री में जो अट्रैक्टिवनेस है वो हाई है, तो वो कंपनी फिर भी क्या करेगी? ग्रो करेगी। यानी जो इंडस्ट्री में अट्रैक्टिवनेस हाई है तो वो स्ट्रॉन्ग है और एवरेज है, तब भी वो ग्रो करेगी। लेकिन अगर स्ट्रेंथ बिल्कुल ही वीक है, यानी कि वो इली पड़ गई है, कोई सिक पड़ गई है कोई यूनिट, तो ऐसे में चाहे वो इंडस्ट्री में कितनी भी अट्रैक्टिवनेस हो, वो क्या है? ग्रो नहीं कर पाएगी। उसको होल्ड करना होगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए, और उसके बाद जैसे ही वो उसकी पोजीशन ठीक होती है उसके बाद फिर वो ग्रो करेगी, यानी कि होल्ड वाली पोजीशन पर यहाँ पर आ जाती है। अब जैसे कि ये देखो एवरेज में भी ग्रो किया, ऐसे ही यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि ये मीडियम वाला पॉइंट था। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि स्ट्रेंथ तो स्ट्रॉन्ग है पूरी यहाँ पर, लेकिन जो इंडस्ट्री में अट्रैक्टिवनेस उसकी मीडियम है, एवरेज है, ठीक है। तो ये एवरेज के साथ हमने यहाँ पर भी देखा कि ग्रो कर सकती है, तो यहाँ पर भी क्या करेगी? वो ग्रो ही कर लेगी, ठीक है। वो कंपनी क्या करेगी? यहाँ पर भी ग्रो करेगी, ठीक है। लेकिन जब यहाँ ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट कि अट्रैक्टिवनेस भी एवरेज है और यूनिट की स्ट्रेंथ भी एवरेज है, दोनों ही एवरेज है, तो ऐसे में थोड़ा होल्ड करना विल बी बेटर, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा आ जाएगा कि स्ट्रेंथ जो है वो तो बिल्कुल ही वीक है, और यहाँ से जो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है वो क्या है? मीडियम है। तो ऐसे में क्या होगा? जैसे यहाँ पर हमने देखा ये हाई था लेकिन ये बिल्कुल वीक था। अब यहाँ पर ये देख लेंगे, ये क्या है? मीडियम है लेकिन ये बिल्कुल ही वीक है। तो वीक वाले केस में हम क्या करेंगे? उसको दोनों ही तरफ से हमें वीक का ही इशारा हो रहा है, हार्वेस्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मतलब जो है उसको भी सेल ऑफ करके, ठीक है, जो भी मिलता है वो ले लेंगे, किसी दूसरे बिजनेस में उसको इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लो वाले को देख लेते हैं कि इसमें इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस तो बिल्कुल लो है, ठीक है, लेकिन बिजनेस यूनिट की स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो एक तरफ से भी अगर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है तो आप उसको होल्ड करके चलेंगे कि कोई नहीं, थोड़े समय के बाद क्या पता कंपनी जो है ग्रो अप कर जाए, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर यहाँ से लो है, उधर से एवरेज है, तो आप क्या करोगे? उसको हार्वेस्ट कर लोगे। और यहाँ पे तो इधर से भी वीक है, इधर से भी वीक है, तो दोनों ही वीक पॉइंट है, तो क्या करेंगे? हार्वेस्ट कर लेंगे। तो ये है जो हमारी GE 9 सेल मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें हमें ये देखना है कि बिजनेस की यूनिट स्ट्रेंथ जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है, एवरेज है या वीक है। और ऐसे ही देखना है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमें देखनी है और फिर इसके अंदर हम आइडिया लगा लेंगे, ठीक है। और ये दी थी MC किंजे ने, और कब दी थी? 1970 में दी थी। आई होप आप लोगों को ये याद रहेगा। अब इनके अंदर देख लीजिए ये कहाँ कहाँ पर दिया हुआ है। तो ये लास्ट ऑप्शन में इन्होंने दिया हुआ बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ एंड इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, सो दैट विल बी आवर राइट आंसर। तो इसमें अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, आई होप मैंने उनको अच्छे से मैं डिस्क्राइब कर पाई हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आप एस्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो जैसे हमने ये कॉमर्स का सेक्शन आज हमारा 2019 वाला जो पेपर है वो कंप्लीट हो गया है, ऐसे ही हमने इसका CDP सेक्शन की भी मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है, ठीक है। उसका 2019 का पेपर है वो मैं पूरा वीडियो डाल चुकी हूँ, और उसका 2020 वाला पेपर है उसकी भी वीडियो पूरी
डाल चुकी हूँ, ठीक है। तो वो भी आप लोग लर्न कॉमर्स विद प्रीति तंवर आप चैनल पर जाइए और वो दोनों वीडियोज़ को देखिए, और जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है। तो बने रहिए चैनल के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर आपको मेरी वीडियोस यूज़फुल लग रही हैं, आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके मेरे को ये बताइए अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया, कहीं पे कोई डाउट है, किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।